में हैं जिन पर आप चर्चा करना चाहें, या कोई स्टॉक जो आप लेना चाहते हैं, या फिर कोई और मार्केट को लेकर असमंजस है, या कुछ और बात करनी है मार्केट से रिलेटेड ऑब्वियसली, उन सब पर आप हमारे साथ बात करिए और हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आज का दिन मार्केट के लिए बहुत ख़राब रहा, इनफैक्ट बहुत ही ख़राब रहा आज का दिन। श्रेया आपको नंबर्स के साथ समझाएंगे। श्रेया, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। खराब दिन था। अप्रैल फूल शॉक देते आज मार्केट में, जिस तरीके से आज गिरावट हावी हुई होती हुई नजर आई बाजार में। आप देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट। एक बार नंबर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए निफ्टी लगभग 353 अंकों की गिरावट के साथ 23,165 के लेवल पर क्लोज हुआ है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था। कल ईद के मौके पर बाजार बंद और ट्यूसडे ब्लूज दे दिए मार्केट ने। बैंक निफ्टी देखिए 700 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50,827 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी भारी गिरावट, वहाँ पे भी लगभग 1% गिरावट आपको देखने को मिलेगी मिड कैप में। स्मॉल कैप सेंसेक्स देखिए 1390 अंकों की गिरावट यहाँ पे 76,024 के लेवल पर क्लोज हुआ सेंसेक्स। काफ़ी सारे स्टॉक्स और जिस पे ज़्यादा डेंट पड़ता नज़र आएगा उसकी भी बात करेंगे, लेकिन जो गिरते बाजार में जिन स्टॉक्स ने हिम्मत नहीं हारी उनमें आपको देखने को मिलेगा ट्रेंट जैसा स्टॉक, जहाँ पे तेज़ी बनती हुई नज़र आई। इंडसइंड बैंक यहाँ पे खरीदारी नज़र आई। बजाज ऑटो, जियो फाइनेंस जैसे कुछ स्टॉक्स में तेज़ी थी। वहीं आप देखिए जो लूजिंग पॉकेट्स थे उसमें ऑब्वियसली आपको आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स दिखेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर ही आज गिर कर रहा था कारोबार। काफ़ी ज़्यादा दबाव इस पर्टिकुलर सेक्टर पे हमें देखने को मिला। 2.5% के करीब आईटी सेक्टर करेक्ट हुआ आज के सत्र में। देखिए एचसीएल, टेक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स लूजर्स में शामिल। बैंकिंग और फाइनेंस में भी काफ़ी कमजोरी थी आज के सत्र में। एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में डेंट पड़ता नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप नजर डालें तो ज़्यादा आईटी, रियल्टी जैसे स्टॉक्स में सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी। एक सेक्टर जो इन ग्रीन क्लोज हुआ मामूली बढ़त के साथ, वो ऑयल एंड गैस था। बाकी चौतरफा बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिली। तो क्लियरली शॉक आज मार्केट में देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से टैरिफ डेडलाइन से पहले आज हमें ये गिरावट देखने को मिली, इस गिरावट को कैसे देखना है, क्या हिदायत अब इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए फिलहाल, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? बिल्कुल। देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं आपको बताऊं। अच्छा, बाय द वे आपने बार बार बात की अप्रैल फूल्स डे की। आपको पता है इसका ओरिजिन कितने साल पहले हुआ था? नहीं, ये नहीं पता मुझे। अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे पुराना जो कहते हैं वो कहते हैं सन 1392, 1392। हम 2025 में हैं, मतलब 600 साल से भी ज़्यादा पुराना है ना। तो खैर ठीक है। देखिए मार्केट अप्रैल फूल्स कहते हैं तब से अप्रैल फूल्स डे चला आ रहा है। एक और थ्योरी है जो इसको कहता है कि ये 1508 में शुरू हुई थी। कुछ कहते हैं 1563 में, कुछ कहते हैं 1686 में। तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है जिसे कहा जाए, लेकिन जो वेरियस थ्योरीज है वो ये कहते हैं कि 1392 के करीब ये शायद शुरू हुआ था। खैर एनीवे, हम तो आज की बात करते हैं 2025 की। ये मार्केट में एक चीज़ जो मैंने पिछले हफ्ते भी कही थी, डबल टॉप का रिस्क बना था 23,800 पे जब मार्केट गिरा था। उसके लिए आपको याद होगा हमने 23,600 पे प्रॉफिट बुक करा के कहा था कि अब आप साइड में हट जाइए, क्योंकि ये मार्केट एक कंफर्मेशन दे रहा था 23,800 पर कि अब आपका यहाँ पर वापस डिक्लाइन शुरू हो गई है। और 23,600 से आज करते करते हम 23,150 पे तो आ ही गए। 450 पॉइंट तो गिव अप कर चुके हैं हम। अब एक अप्रोच ये हो सकती है इस मार्केट में कि आप शॉर्ट रहें, 23,600 650 का स्टॉप लॉस लगा दें। पिछले 2-3 दिन का हाई वही रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी, परसों के बाद हो सकता है ग्लोबल मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए, क्योंकि वो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं उसका मार्केट पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, कितना ऑलरेडी प्राइस में है नहीं है। ये ना बहुत टफ मार्केट है, ये आपको इतनी आसानी से कमाने नहीं देगा। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आप ये नोट करिएगा, आपके स्टॉक्स अगर आपने सही भी आइडेंटिफाई कर लिया ना, वो तब तक नहीं चलता जब तक आप बेचना दें। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके बेचने के बाद चलना शुरू हो जाएंगे। मैं तो फॉर एग्जांपल ना एक इसलिए कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम आज के बिग स्टॉक्स की बात कर रहे थे, हम एनसीसी की बात कर रहे थे। मैं अगर आपका आज का एनसीसी का इंटरडे चार्ट देखें, आज मैं सुबह इसको बिग स्टॉक्स में लिया था और मुझे एक उम्मीद थी कि ये चलेगा, एनसीसी का स्टॉक चला भी, दिहाई पे चला भी, लेकिन शुरू के 1 घंटे नहीं चला। जब लोग थक हार के जिसको फेंक चुके होंगे उसके बाद चला होगा। तो ये ऐसा कई बार होता है। तो खैर एनीवे, ये टफ मार्केट है, थोड़ा सा इसमें संभल कर चले। मार्केट में एक फेज़ आ चुका था बड़ी प्रॉफिट का, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन डिक्लाइन का फेज़ है।
ये भी झेल लेंगे थोड़े दिन, क्या तकलीफ है। तो सवाल भी यही था शुरुआत में। प्रसाद जी पूछ रहे हैं अगर नेक्स्ट रैली आई तो कौन सा सेक्टर लीड करेगा? बैंक्स। आई थिंक अगर मार्केट में यहाँ से रैली आएगी तो बैंक्स उसको लीड करेंगे, क्योंकि आई थिंक आरबीआई की तरफ से भी एक रेट कट आना मोर और लेस तय है। और आई थिंक ये एक सेक्टर है अगर जहाँ पर मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। और ख़ास तौर से प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बस एक रिस्क यहाँ पर ये है एफआई की सेलिंग का, कि अगर एफआई की सेलिंग वापस शुरू हुई तो वो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत बना सकती है। लेकिन अगर एक सेक्टर इस पर मैं फोकस करूँगा वो बैंक्स होंगे। मुझे लग रहा है फार्मा में एक रैली ड्यू है, और मुझे लग रहा है कि फार्मा में कल बॉटम बनेगा श्रेया। और औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। चाहे तो हेज कर लें अपने आप को, अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो पुट बाय कर लें, साथ में अपने आप को हेज कर लें। कल को ये ना हो 10-15% गिर जाए तो आप कंप्लीटली लॉस में आ जाए। तो इसके लिए ये एक पॉकेट रहेगी जहाँ पर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मुझे लग रहा है टेक्सटाइल्स में ना काफ़ी इस टैरिफ के बाद बड़ी रैली आएगी, क्योंकि टेक्सटाइल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक थोड़ा सा अच्छे चल सकते हैं टेक्सटाइल्स में। आईटी और ऑटोज़ दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है रैली यहाँ भी आ जाए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूँगा इन दो सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर्स जो आपको फोकस में रखने चाहिए। बैंकिंग क्लियरली लीड करेगा। तो फिलहाल प्रसाद जी का सवाल ये था। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे रोहित जी पूछ रहे हैं और ऑटो सेल्स नंबर आए आज के सेशन में, और वो अगर बताऊं सर मैं आंकड़े, तो मार्च में जो कुल बिक्री है वो 23% बढ़ा है साल दर साल। ट्रैक्टर्स की ग्रोथ में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। फरवरी के आंकड़े भी उसमें भी बढ़त थी। अब कुल ट्रैक्टर बिक्री 34% बढ़कर माफ़ कीजिएगा 34,934 यूनिट बिकी है। तो यहाँ पे भी बढ़ोतरी है, कुल बिक्री में भी बढ़ोतरी है। महिंद्रा महिंद्रा हालांकि आज थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ है, BYD वाला जो एक मामला था उसके चलते भी। लेकिन सर ये काउंटर कैसे लग रहा है आपको? स्ट्रांग नज़र आ रहा है? जिनके पास है वो क्या करें, कहाँ पे होल्ड कर रखा है इन्होंने? 2656 की होल्ड है इनकी। बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और आई थिंक और गिरे तो और ऐड करें। आई थिंक ये उन कैटेगरी में आता है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको हर डिप पे बाय करना है। और एक शानदार स्टॉक, शानदार सेक्टर, शानदार मैनेजमेंट, शानदार पेडिग्री, एफआई होल्डिंग ज़बरदस्त है। एक ऐसा स्टॉक जो हमेशा निफ्टी का हिस्सा रहा है, हमने बात की भी थी इसकी। मेरे ख्याल से बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐड करें। अगर गिरे तो और ऐड करें, इन टैरिफ की वजह से गिरे और ऐड करें, आई थिंक BYD की वजह से गिरे और ऐड करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोगों ने कहा था जब वो हार्ली डेविडसन और वो सब हुआ था कि अब आयशर एनफील्ड गया काम से, क्या हुआ? वहाँ से स्टॉक डबल हो गया। M&M भी यहाँ से डबल हो जाए मुझे हैरानी नहीं होगी। टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बड़ा स्टॉक है, लेकिन बने रहें, कोई बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। विवेक गुप्ता जी कह रहे हैं नमस्ते BYD नहीं, BOD पर फोकस करें, बाय ऑन डिप्स। बहुत सही बात सर, BOD बाय ऑन डिप्स। विवेक गुप्ता जी कह रहे हैं नमस्ते फ्रॉम एम्स्टर्डम, बिग फैन अनुज सर। आपके बहुत बड़े फैन हैं और कह रहे हैं आई एम होल्डिंग आइडिया फोर्ज एट 50% लॉस, कैन आई एवरेज एट द करंट प्राइस विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ 3 to 5 years? ये मेरे फैन नहीं हो सकते। देखिए अगर मेरे फैन होते तो फिर मेरी बात मानते और किसी स्टॉक में इतने बड़े लॉस पे नहीं रहते। निकलने की कोशिश करिए। आज खैर इसमें अच्छी रैली थी यहाँ पर। एवरेजिंग की सलाह नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। देखिए कैश मार्केट स्टॉक्स में वैसे भी जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, इसमें कभी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो स्टॉक 50% नीचे हो सकता है बाउंस बैक कर जाए, कई डिफरेंशियल भी होते हैं। जो 50% नीचे है ना, वो कुछ कह रहा है आपको, मार्केट कुछ कह रही है। एवरेज तो बिल्कुल ना करें, नहीं बेचना आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी एक बात मान लें, अगली बार कोई भी मिड कैप या स्मॉल कैप लेना, एक पॉइंट रखें कि जिसके नीचे फिसले तो बुक करें लॉस। हाँ, इन्वेस्टर हैं, झेल सकते हैं मार, तो अलग बात है। लेकिन उसमें मुझे पता नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा। ये ड्रोन वाली वो कंपनी है, वैसे खैर काफ़ी चल रहे हैं ऑफ लेट ये स्टॉक, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ काम करें। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ काम करने की हिदायत रही है। सर वोल्टास पे भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं। आज के सेशन में सबसे गिरा है, मिड कैप लूजर्स में शामिल। वोल्टास 6% टूटा आज के सेशन में। जो रैली हमने देखी पिछले कुछ दिनों में, वोल्टास, हैवेल्स, ब्लू स्टार जैसे काउंटर में, आज वहाँ पे भी दबाव देखने को मिला। 7.5% करेक्ट हुआ आज के सेशन में। क्या व्यू रहेगा वोल्टास में? ये मार्केट के साथ गिरा है इसलिए ऐसा है कि चला बहुत था। वो अच्छा गर्मी बहुत पड़ रही है। श्रेया, मैं इस वीकेंड पे गोवा में था और सच बताऊं तो बहुत गर्मी थी। और मुझे पता नहीं मुंबई में क्या हाल था उस वीकेंड पे, लेकिन गोवा में बहुत गर्मी थी। मुंबई में बहुत गर्मी है सर। मुंबई में बहुत गर्मी थी। तो खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी ना इसमें थोड़ी जगह बाकी है। अभी थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट टैरिफ वगैरह के चक्कर में गिर गया, लेकिन आई थिंक
इसकी अर्निंग्स अच्छी आ सकती हैं इस क्वार्टर में। तो मेरे ख्याल से ये गिरावट में शायद बाइंग आ जाए, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, अर्निंग्स भी ग्रोथ आउटलुक सही लग रही है आपको तो बाइंग आ सकती है। कुछ और सवाल लेते हैं हम, फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर के भी सवाल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी ज़्यादा सवाल। ठीक है, हिंडाल्को सर मेटल स्टॉक्स पे क्या व्यू रहेगी? 693 की खरीद है। MH एक्सप्लोरर हमारे व्यूअर हैं। हिंडाल्को अभी मेटल स्टॉक में लगाना चाहिए बेट या फिर अभी दूर रहें? नहीं, अभी थोड़ा दूर रहे क्योंकि ग्लोबल मार्केट क्या होगा, डॉलर पे क्या होगा, आई थिंक बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ टाइम के लिए आई थिंक अपने आप को थोड़ा सा इन ग्लोबल फेसिंग सेक्टर से दूर रखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से फ़ायदा रहेगा क्योंकि इसमें काफ़ी मूविंग पीसेस हैं, काफ़ी पजल्स हैं, तो उसका मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें आप बच कर रहें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा इसका मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। कौन सा स्टॉक डिस्कस कर रहे थे हम? हिंडाल्को। हाँ। जी, और भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करती हूँ। और इंडस टावर दर्शन जी पूछ रहे हैं, मैंने सवाल भी उठाया था, जैसे वोडाफोन को कोई भी रिलीफ, इंडस टावर भी चलता है, की टेनेंट है वोडाफोन इंडस स्टार का, लेकिन व्यू क्या रहेगा? जो तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिली है वो टेम्पररी लगती है आपको, या फिर इंडस स्टार इज मतलब ब्रोकरेज तो बुलिश है, बाई पिक टॉप पिक्स में शामिल इंडस नहीं, स्टार? मुझे अगर दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो मैं इंडस टावर चुनूंगा शायद, क्योंकि भारतीय ग्रुप की कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, अच्छी डिविडेंड देती है कंपनी, और जैसा आपने बोला वोडाफोन आइडिया का बचना और भी बड़ा पॉजिटिव होगा इसके लिए। तो अगर मुझे इनमें से कोई एक स्टॉक चुनना होगा तो वो इंडस टावर होगा, और इन लेवल्स पर मुझे लगता है बुरा नहीं है। बीच में तो 180 190 आ गया था, वो तो स्टील था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लेवल्स पर भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा है। चलिए फिर रैप करें इसे आज। जी बिल्कुल, रैप करने की ओर बढ़ते। टाटा मोटर्स के भी नंबर्स आ गए और यहाँ पे देखिए अनुमान से बेहतर कुल बिक्री आए हैं, और कुल बिक्री हालांकि मामूली बढ़ती देखने को मिल रही है इसमें, लेकिन घरेलू बिक्री यानी कि डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा डेंट पड़ता नज़र आया है। साल दर साल वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 90,500 यूनिट बिके थे, वो 90,822 यूनिट बिके थे, वो घटकर 90,500 हो गए। तो फिलहाल टाटा मोटर्स के नंबर कोई वाव नहीं। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करने का समय हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, हमारे साथ जुड़ते हैं हर दिन और इतने सवाल पूछते हैं, इतना प्यार देते हैं मार्केट के पंचनामों को। जिनके भी सवाल रह गए होंगे हम कल दोबारा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।